दिस इज़ टारगेट फॉर IQ। और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से आगे के क्वेश्चंस, क्योंकि पिछली क्लास में हमने 1 से लेके 25 तक के MCQ सॉल्व किए थे, 1 to 25। और इस पूरे सेशन में हम ये देखेंगे सिर्फ IPC की जो सेक्शन है वो 1 से 105 तक है इस टेस्ट सीरीज़ में। तो हमने 1 से 25 कवर कर लिया है, अब हम 26 से आगे कवर कर रहे हैं। सो हम बिना कुछ देर किए हुए आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, पीड़ित शब्द को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 है धारा 2W, और ऑप्शन 2 है धारा 2WA, ऑप्शन 3 है धारा 2U, और 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। और आप जल्दी जल्दी से गैस करिए किस में से कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें है आपका आंसर ऑप्शन 2, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है, धारा 2WA, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वारंट केस का अर्थ है ऐसा मामला, ठीक है। अब हम मामले देखते हैं कौन कौन से हैं वारंट केस के अंतर्गत। ऑप्शन 1 है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकता। ऑप्शन 2 है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। ऑप्शन 3 है संबंधित अपराध में सज़ा का प्रावधान 3 वर्ष से अधिक का कारावास का है। और ऑप्शन 4 है संबंधित अपराध में सज़ा का प्रावधान 2 वर्ष से अधिक का कारावास का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही बार अदर स्टेट में पूछा गया, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो इसका हमारा राइट आंसर हम देखते हैं। हमारा राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, संबंधित अपराध में सज़ा का प्रावधान 2 वर्ष से अधिक के कारावास का है। ये इस टाइप के घुमा के क्वेश्चंस पूछा गया है, तो हमें इसी तरीके से ध्यान देना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, पीड़ित में सम्मिलित है, यानी कि विक्टिम पीड़ित में सम्मिलित है। अब इसमें कौन कौन है ये हम देखते हैं। नंबर 1, जिसे कोई क्षति कारित हुई है। ऑप्शन 2 है उनका संरक्षक। ऑप्शन 3 है उनका कोई विधिक वारिस। ऑप्शन 4 है उपरोक्त में सभी। अब हम इसमें राइट आंसर देखेंगे कौन सा होगा, देखिए, गैस करिए। इसके होंगे चारों, ठीक है। इसमें ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से देखेंगे। ये विक्टिम वाला हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है मोस्टली, तो आप इसको देख के जाइएगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 धारण करती है। ऑप्शन 1 है 451 सेक्शन। ऑप्शन 2 है 461 सेक्शन। ऑप्शन 3 है 481 सेक्शन। और ऑप्शन 4 है 484 धाराएं। ये सबको आना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है, इसको जल्दी से आप माइंड में अपना रीड करिए, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 484 सेक्शन, ठीक है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चल रहे हैं। एक जनपद में कितने वर्ग के आपराधिक न्यायालय होते हैं? ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है और प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। तो आपको हर स्टेप्स की तैयारी करनी है, इंटरव्यू, मेंस और प्रीलिम्स तीनों के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो ऐसे कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, पैनल पूछ लेता है। तो इसमें हमारे ऑप्शन 4 दिए गए हैं। नंबर 1 है 2 न्यायालय। ऑप्शन 2 है हमारे 3 न्यायालय। ऑप्शन 3 है हमारा 4 न्यायालय। ऑप्शन 4 है हमारा 5 न्यायालय। तो एक जनपद में 4 प्रकार के न्यायालय होते हैं। 4 प्रकार के कौन से न्यायालय? क्रिमिनल कोर्ट्स, यानी कि आपराधिक न्यायालय, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, दंड प्रक्रिया संहिता कि किस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय आपराधिक न्यायालय हो सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टेस्ट सीरीज़ की ये खास बात है कि इसमें बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस निकाले गए हैं, जो कोई भी क्वेश्चन देख के आपको ये नहीं लगेगा कि ये नहीं आने वाला। ये अगर आपने ये टेस्ट सीरीज़ भी कर ली, बहुत आराम से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे।
बस आप कंसिस्टेंसी के साथ बस पढ़ते रहिएगा और एमसीक्यू के वीडियोस देखते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 में जो ऑप्शन दिए हैं वो 4 हैं। ऑप्शन 1 है धारा 6, ऑप्शन 2 है धारा 7, ऑप्शन 3 है धारा 8, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो ऑप्शन 3 होना चाहिए वहाँ ऑप्शन 2 लिखा हुआ है, तो इसको देख लेना। तो इसमें राइट आंसर वैसे हमारा है धारा 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन दंड न्यायालय नहीं है? देखो अब घुमा दिया, कौन से दंड न्यायालय नहीं है, यानी कौन से क्रिमिनल कोड नहीं है। देखो कौन से नहीं है। ऑप्शन 1 है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन 2 है किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 के अधीन बाल न्यायालय, ऑप्शन 3 है पंचायती अदालत, ठीक है। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन हैं ये 3 तरीके के दिए गए हैं, सॉरी ये 3 तरीके, अब इसमें ये 3-4 ऑप्शंस अलग से दिए गए हैं। इनमें से देखने क्या है, ये सभी हैं। ऑप्शन 1 है क्या ये सभी हैं, ऑप्शन 2 है केवल 2 हैं, ऑप्शन 3 है केवल 3 हैं, ऑप्शन 4 है 2 एवं 3 दोनों हैं। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए आप लोग। इसमें से राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, 2 एवं 3 दोनों, यानी कि केवल 2 और केवल 3। तो कौन सा, किशोर न्यायालय अधिनियम और पंचायती अदालत, कौन से नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा ये होगा। इसमें हमें ये मेंशन जरूर करना है ये वाली, हमें नी चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चंस में ये नहीं वाली चीज़ें छूट जाती हैं और इसमें गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो हम ये वाली चीज़ लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सहायक सत्र न्यायाधीश यानी कि एडीजे की नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा, सत्र न्यायालय द्वारा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा। ये हाल ही में क्वेश्चंस पूछा गया था यूपी जुडिशरी में, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेस्ट सीरीज़ यूपी जुडिशरी से पहले की बनाई गई थी और इसमें से क्वेश्चन फंसा था और ऐसे बहुत से क्वेश्चन इसमें से आए थे, तो इसको ध्यान में रखना है। और इसका 33 का ऑप्शन होगा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में लेकर चलनी है, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर ये टेस्ट सीरीज़ भी करके जाते हो आप कम टाइम में, आपका सिलेक्शन पक्का है प्रीलिम्स में। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी जनपद में सत्र न्यायालय स्थापित करने का प्राधिकार किसे दिया गया है। तो ऑप्शन 1 है राज्यपाल, ऑप्शन 2 है उच्च न्यायालय, ऑप्शन 3 है राज्य सरकार, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य सरकार, ठीक है, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन 1 है राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन 2 है उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन 3 है उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा, और ऑप्शन 4 है राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा, ठीक है। जल्दी जल्दी माइंड में गैस करिए, रिवीजन क्लासेस हैं, जल्दी जल्दी। तो इसका होगा 35 का 2, उच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, जनपद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 है राज्यपाल, ऑप्शन 2 है उच्च न्यायालय, ऑप्शन 3 है राज्य सरकार और ऑप्शन 4 है जनपद सत्र न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर होगा, गैस करिए आप लोग, 36 का 2 यानी कि उच्च न्यायालय। ये क्वेश्चन यूपी जुडिशरी में आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। बहुत से क्वेश्चंस फंसे थे, तो आप लोग इसको टेस्ट सीरीज़ को हल्के में मत लीजिए, बहुत ही सीरियस तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ इसका रिवीजन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता नियंत्रण में है। ऑप्शन 1 राज्य सरकार के, ऑप्शन 2 उच्च न्यायालय के, ऑप्शन 3 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के, ऑप्शन 4 2 और 3 दोनों, यानी कि ऑप्शन 2 भी और 3 दोनों होंगे।
तो इसमें से राइट आंसर हमारा क्या होगा, इसमें से राइट आंसर हमारा होगा 37 का 4, 2 और 3 दोनों के। ठीक है, इसका अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट अधीनस्थ होता है किसके? ऑप्शन 1 है सत्र न्यायाधीश के, ऑप्शन 2 है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के, ऑप्शन 3 है उच्च न्यायालय के, ऑप्शन 4 है राज्य सरकार के। तो हमें यहाँ पे राइट आंसर देखना है। प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट अधीनस्थ किसके होगा? CJM के, यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 की उपधारा 1 में लोक अभियोजक शब्दों के पश्चात अंत स्थापित शब्द है, वो क्या है? ऑप्शन 1 है एक या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक, ऑप्शन 2 है 2 या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक, ऑप्शन 3 है कम से कम 5 अतिरिक्त लोक अभियोजक, ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन 1 है धारा 23, ऑप्शन 2 है आपका धारा 24, ऑप्शन 3 है आपका धारा 25, ऑप्शन 4 है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से माइंड में गैस करिएगा आपने। इसका राइट आंसर होगा 40 का इसमें से 3, यानी कि ऑप्शन 3 धारा 25। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में अभियोजन संचालित करते हैं, कौन करता है? देखते हैं हम कौन करता है। ऑप्शन 1 है हमारा शासकीय अधिवक्ता, ऑप्शन 2 है पुलिस निरीक्षक, ऑप्शन 3 है पुलिस उपनिरीक्षक और ऑप्शन 4 है सहायक लोक अभियोजक। तो इसका राइट आंसर होगा, गैस करिएगा, 41 का 4, तो ये हो गया सहायक लोक अभियोजक। ठीक है, अभियोजन निदेशालय की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन 2 है आपका उच्च न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन 3 है राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन 4 है राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के परामर्श से ही। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? उच्च न्यायालय के द्वारा। कभी कभार जो बोर्ड होता है, जो कमीशन होता है, वो क्वेश्चन इस तरीके से सेट करता है कि आपको लगेगा कि इसका राइट आंसर 4 होगा, बट ये राइट आंसर 4 नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? उच्च न्यायालय के द्वारा। क्योंकि कभी कभार ये क्वेश्चंस पे इतना जोर लगा देते हैं कि जिससे लगेगा कि हाँ कॉन्फिडेंस आएगा कि यही आंसर सही हो सकता है, जब हम कंफ्यूज होंगे उस कंडीशन में। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा किशोरों के मामलों में अधिकारिता से संबंधित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। मैं आपको साथ साथ यहाँ पे प्रीलिम्स और इंटरव्यू की तैयारी भी साथ साथ कराऊंगा और ज़रूरत पड़ी तो मेंस के भी बीच बीच में से क्वेश्चन उठाता रहूँगा। तो डोंट वरी, आप टारगेट फॉर के साथ जुड़े रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो 43 का हमारा ऑप्शन देखते हैं, धारा 25, ऑप्शन 2 है धारा 26, ऑप्शन 3 है धारा 27, ऑप्शन 4 है धारा 28। तो इसका राइट आंसर होगा 43 का 3 धारा 27। तो ये याद कर लेना, कभी कभार पूछ लेते हैं। और सिलेबस चेंज हुआ है यूपी जुडिशरी का, तो मे बी अगर यूपी वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बिहार जुडिशरी वालों के लिए भी ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 27 के अनुसार किशोर की उम्र है। ठीक है, ऑप्शन 1 16 वर्ष, ऑप्शन 2 18 वर्ष, ऑप्शन 3 12 वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 16 वर्ष। ठीक है, 16 वर्ष किशोर की उम्र होती है धारा 27 के अकॉर्डिंग।
तो धारा 27 से हमारे सीआरपीसी में कितने क्वेश्चंस बन गए? 45 है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय आजीवन कारावास के लिए दंडनीय मामले का विचारण कर सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आजीवन कारावास के दंडनीय मामले का विचारण कर सकता है कौन? ऑप्शन 1 है मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट क्लास। ऑप्शन 2 सत्र न्यायाधीश यानी कि सेशन जज। ऑप्शन 3 है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ऑप्शन 4 है ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सत्र न्यायाधीश। सत्र न्यायाधीश ही आजीवन कारावास के दंडनीय मामले का विचारण कर सकता है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस हैं बट इनको हमेशा माइंड में रखना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, एक उच्च न्यायालय निम्न में से कौन से दंड पारित कर सकता है? एक उच्च न्यायालय, देखते हैं कौन कौन से दंड पारित कर सकता है। ऑप्शन 1 है मृत्युदंड। ऑप्शन 2 है आजीवन कारावास। ऑप्शन 3 है सश्रम कारावास। ऑप्शन 4 है कोई भी दंड जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 4, कोई भी दंड जो विधि द्वारा प्राधिकृत है वो उच्च न्यायालय पारित कर सकता है। ठीक है, कुछ भी, चाहे वो फाइन का, आपका पनिशमेंट का, कोई भी जो विधि में दिया गया है वो सारे पनिशमेंट उच्च न्यायालय पारित कर सकता है जो प्राधिकृत हैं उसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत हत्या के मामले में कौन सा न्यायालय विचारण कर सकता है? हत्या के मामले में। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट। ऑप्शन 2 है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ऑप्शन 3 है सत्र न्यायाधीश। ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई भी न्यायालय। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 यानी कि सत्र न्यायाधीश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा सत्र न्यायाधीश। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा कारावास की अधिकतम कितनी सज़ा दी जा सकती है? तो वो हमारी अधिकतम सज़ा सबको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी अधिकतम सज़ा का क्या है? इसकी अधिकतम सज़ा होगी 7 वर्ष तक की, यानी कि 7 वर्ष तक की। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अब जल्दी से जल्दी आप लोग माइंड में सोचिए मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कौन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम जुर्माना का दंडादेश दे सकता है कितना? एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कितना दे सकता है जुर्माना? जुर्माने की सज़ा कितने क्या दे सकता है वो? तो हम इसमें से देखेंगे 49 क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें ऑप्शन 1 है 25,000 रुपये। ऑप्शन 2 है 50,000 रुपये। ऑप्शन 3 है 10,000 रुपये। ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 4 है कोई सीमा नहीं। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM का अधिकतम जुर्माना की कोई सीमा नहीं होती। तो ऑप्शन 4, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में और अगेन इंटरव्यू में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, एक संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस विचारणीय है किसके द्वारा? ए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा। ऑप्शन 2 है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। ऑप्शन 3 है सत्र न्यायालय द्वारा। और ऑप्शन 4 हम देखते हैं ऊपर की तरफ, इन सभी के द्वारा। तो किसके द्वारा है ये? तीनों देख लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, प्रथम श्रेणी और सत्र न्यायालय द्वारा, और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अधिकतम जुर्माना लगा सकता है। ऑप्शन 1 5,000 रुपये का। ऑप्शन 2 10,000 रुपये का। ऑप्शन 3 20,000 रुपये का। ऑप्शन 4 कोई सीमा नहीं। तो ये याद रखने जैसी चीज़ें हैं। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अधिकतम जुर्माना सिर्फ़ और सिर्फ 10,000 रुपये तक का लगा सकता है।
ठीक है। सीजीएम के लिए कोई सीमा नहीं है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 10,000 रुपये तक का लगा सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके रेडी हो गए, ठीक है। अब वही क्वेश्चन देखो अगला बार घुमा दिया है। जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसमें ये चीज़ बहुत अच्छी की गई है कि इसमें घुमा दिए गए हैं। एक सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय दंडादेश दे सकता है 3 वर्ष से अधिक के कारावास का, 10,000 रुपये से अनधिक जुर्माने का। अनधिक का मतलब होता है हिंदी में इससे अधिक का नहीं, ठीक है। ये डायरेक्ट की लैंग्वेज है तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है हिंदी मीडियम वालों को, ठीक है। तो 52 में देख लेते हैं कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन ऑप्शन 2 है 1 वर्ष से अनधिक कारावास का या 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माने का। ऑप्शन 3 है 3 वर्ष से अनधिक के कारावास का या 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माने का। ऑप्शन 4 है 7 वर्ष से अनधिक के कारावास का या संहिता में विहित जुर्माने का। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, ठीक है। इसका हम ऑप्शन 1 है हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का न्यायालय कारावास का दंडादेश दे सकता है कितनी अवधि से अधिक का नहीं, यानी अनधिक है। तो ऑप्शन 1 है 2 वर्ष से, ऑप्शन 2 है 3 वर्ष से, ऑप्शन 3 है 1 वर्ष से, ऑप्शन 4 है आपका 7 वर्ष से। तो इसका राइट आंसर होगा 1 वर्ष से, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 फिर देखते हैं। सेम है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है, इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अधिक वैसी कर दी है, यानी सेम क्वेश्चन है ये। तो इसको हम नहीं देखते, इसको हम आगे करते हैं, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन टाइप हुआ है, इसमें हम आगे तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा कारावास के दंडादेश की व्यवस्था करती है, ठीक है। इसका ऑप्शन 1 है धारा 30 सब सेक्शन 1 में, ऑप्शन 2 है धारा 31 में, ऑप्शन 3 है धारा 32 में, ऑप्शन 4 है धारा 34 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा धारा 30 सब सेक्शन 1 में, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां वर्णित हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसमें? ऑप्शन 1 है धारा 161 में, ऑप्शन 2 है धारा 154 में, ऑप्शन 3 है धारा 36 में, ऑप्शन 4 है धारा 32 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन धारा 36 में, ठीक है। कुछ सेक्शंस की ट्रिक होती हैं याद करने की, कुछ सेक्शन की नहीं होती हैं। जो कुछ सेक्शन की नहीं होती हैं आप उसको दिन में मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, ठीक है। और इसका सही तरीका ये है कि आप अपने हिसाब से इसको अपने डेली लाइफ से रिलेट करके आप इन सेक्शंस को याद कर सकते हैं, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत यह उपबंधित है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की पर्याप्त सहायता करने के लिए बाध्य है? ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके डेली लाइफ में यूज़ भी होता है और होगा। तो ये आप सोच लीजिए, आप कभी भी किसी पर ये चीज़ बोल सकते हैं भाई आप इसके लिए बाध्य हैं, किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, ठीक है, कि हम भाई बाध्य हैं आपकी सहायता करने के लिए। किसकी? मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी की। तो वो किस सेक्शन में है? 57 में। 57 के सेक्शन, सॉरी वो है आपका 37 में। तो आपका राइट आंसर होगा धारा 37 में, ठीक है। आप बाध्य हैं, यानी कि आम पब्लिक बाध्य होती है पुलिस की और मजिस्ट्रेट की सहायता करने के लिए। जो वो कर सकता है उतनी सहायता करने के लिए वो बाध्य होता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं हम। कुछ अपराधों की इत्तला का जनता द्वारा दिया जाना उपबंधित है। ऑप्शन 1 है धारा 39 में, ऑप्शन 2 है धारा 41 में,
ऑप्शन 3 है धारा 46 में, और ऑप्शन 4 है धारा 47 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धारा 39 में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा धारा 39 में। उसमें था 37 में पर्याप्त सहायता करना, और 39 में क्या है कि आप इत्तला करने का आपको दिया गया है, आपकी ड्यूटी है कि आप इत्तला करें। कुछ अपराध हैं और कुछ अपराध की श्रेणियां क्या हैं वो आप बेर एक्ट में देखिए, डिटेल्स में दी गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अधीन पुलिस को एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति है। 41 के अंदर पुलिस को एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति है। कौन कौन से मामले हैं वो देखते हैं। ऑप्शन 1 है सभी मामलों में, ऑप्शन 2 है मात्र शंका वाले मामलों में, ऑप्शन 3 युक्त शंका वाले मामलों तक सीमित है, ऑप्शन 4 है यहाँ पे ये सेना होना चाहिए, उसमें टाइपिंग एरर है, वो ऑप्शन 4 है सेना के भगोड़ों पर लागू नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब जल्दी से गैस करिएगा। इसका राइट आंसर है आपका युक्त शंका वाले मामलों तक सीमित है। ठीक है, ये आप देखिए। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित वाद में यह निर्देश दिए हैं कि पुलिस अधिकारी, यानी क्वेश्चन नंबर 60 देख रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित वाद में यह निर्देश दिए हैं कि पुलिस अधिकारी बिना आवश्यकता के गिरफ्तारी ना करे और मजिस्ट्रेट यदा कदा हिरासत की मंजूरी ना दे। क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़नी है सारी चीज़ें। ये किस मामले में कहा गया था कि पुलिस अधिकारी बिना आवश्यकता गिरफ्तारी ना करे और मजिस्ट्रेट यदा कदा हिरासत में मंजूरी ना दे? ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है और प्रीलिम्स के लिए तो आता ही आता है। तो ये हमें किस में कहा गया था, जल्दी से बताइए। मतलब आप इसको सोचिए किस में कहा गया। ये कहा गया आपका अनरेश कुमार बनाम बिहार राज्य। ठीक है, तो ये इसमें कहा गया था, नरेश कुमार बनाम बिहार राज्य। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। पुलिस कब एक व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है? ऑप्शन 1 है केवल संज्ञेय अपराध के मामले में, ऑप्शन 2 है केवल उद्घोषित अपराधी के मामले में, ऑप्शन 3 है केवल सशस्त्र भगोड़ा यानी कि जो सेना का भगोड़ा है उसके मामले में, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। पुलिस एक व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है इन तीनों में जो दिए गए हैं उन मामलों के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा में दिए गए हैं। किस धारा में दिए गए हैं गिरफ्तारी की प्रक्रिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से मल्टीपल स्टेट्स में पूछा गया और आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसको हम देखेंगे किस ऑप्शन में। ऑप्शन 1 है 41B में, ऑप्शन 2 है 41A में, ऑप्शन 3 है 41C में, ऑप्शन 4 है 41D, यानी कि यहाँ C है वो D होना चाहिए। तो हम किस में देखेंगे? ये ऑप्शन राइट होगा हमारा 41B में। ठीक है, ऑप्शन 1 है हमारा 41B, ये राइट आंसर है। ठीक है, एक पुरुष व्यक्ति भी आवश्यक परिस्थितियों के कारण किसी भी स्त्री को दिन में गिरफ्तार कर सकता है। अभी तक आपने ये सुना होगा कि सिर्फ लेडीज़ पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन एक आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं, उसमें एक पुरुष व्यक्ति भी आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं तो उसमें एक स्त्री को दिन में गिरफ्तार कर सकता है। वो निम्न में किस वाद में कहा गया? ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम देखेंगे नंबर 1 है महाराष्ट्र राज्य वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल 2004। ठीक है, ये वाला देखते हैं। ऑप्शन 2 है जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 है नीरज शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 है राजकुमारी बनाम SHO नोएडा 2003। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा।
ठीक है, ये देखते हैं हम, इसको स्क्रॉल करते हैं, इसका देखते हैं। ये राइट आंसर हमारा क्या है, राजकुमारी बनाम SHO नोएडा 2003। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। किस उपबंध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है? याद रखिएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इनको सभी को याद रहना चाहिए। तो ऑप्शन 1 है धारा 39 दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन 2 है धारा 40 दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन 3 है धारा 41A दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन 4 है धारा 41D यानी कि घा दंड प्रक्रिया संहिता। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ये होगा धारा 41D दंड प्रक्रिया संहिता। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश व वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश व वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकता है। वो किस सेक्शन में? CRPC के, वो है आपका सेक्शन 41। ठीक है, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, बिना देर करे हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा किसी प्राइवेट व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति को जो संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है गिरफ्तार करने का अधिकार देती है? कौन सी धारा अधिकार देती है इस चीज़ का? अभी हमने देखा इस क्वेश्चन को, वो राइट आंसर इसका होगा आपका धारा 43। रिकॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? धारा 43। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार मल्टीपल टाइम ये प्रीलिम्स में पूछा गया है हर स्टेट में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये ऑप्शन क्या है? धारा 44। ठीक है, मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, इसके काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स दिए होंगे MCQ में, आप उसको बना के लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68। एक मजिस्ट्रेट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर जब सुबह टहलने जाता है तो उसके सामने कत्ल हो जाता है। ऐसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहा था मैं इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में। तो हम आगे जाते हैं। क्या वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है? इसमें ऑप्शन 1 है नहीं, ऑप्शन 2 है हाँ, ऑप्शन 3 है केवल पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, ऑप्शन 4 क्योंकि मजिस्ट्रेट को विचारण करना है इसलिए वह गिरफ्तारी नहीं कर सकता। इसका राइट आंसर होगा हाँ, कर सकता है। ठीक है, कोई मजिस्ट्रेट कहीं भी कभी भी गिरफ्तार कर सकता है जब वह अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर हो। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय शरीर को छूने से मना करती है? ठीक है, तो कहाँ दिया है? हमारी बेयर एक्ट में, CRPC के। तो उसमें हम देखते हैं ऑप्शन 1 धारा 41 सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन 1 का प्रोविज़ो यानी कि परंतुक। ऑप्शन 2 है धारा 42 सबसेक्शन 2 का प्रोविज़ो। ऑप्शन 3 है धारा 46 सबसेक्शन 1 का प्रोविज़ो। ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 धारा 46 सबसेक्शन 1 का प्रोविज़ो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं हम। असाधारण परिस्थितियों के सिवा कोई भी स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार नहीं की जाएगी, और जहां ऐसी गिरफ्तारी की असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं वहां महिला पुलिस अधिकारी निम्न की पूर्व अनुज्ञान की परमिशन प्राप्त करेगी। ऑप्शन 1 हम देखते हैं जिला दंडाधिकारी, ऑप्शन 2 है पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन 3 है प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी, ऑप्शन 4 है सत्र न्यायाधीश।
तो इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से गैस करिए, इसका राइट आंसर होगा प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की परमिशन लेगी तब वह गिरफ्तार करेगी। क्वेश्चन नंबर 71 हम देखते हैं। जन प्रक्रिया संहिता की धारा 54 उपबंधित है। गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। ऑप्शन 2 है हमारा गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान। ऑप्शन 3 है पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा। व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। ऑप्शन 4 है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा गिरफ्तार व्यक्ति की शनाख्त की प्रावधान करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं किस धारा में कही गई है ये बात। और शनाख्त की बात एक आपके आईपीसी में भी बताई गई है, वो है किस सेक्शन में, ये आप माइंड में ज़रूर नोट करिएगा और अपने साइड में नोट बना रहे हो तो उसमें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो आपका सेक्शन 9 है एविडेंस का, जिसमें हमारा शनाख्त की बात करी गई है। ठीक है, तो हम इसमें 72 का हम आंसर देखते हैं किस धारा में कहा गया है। वो है सेक्शन 54A ऑप्शन 2, ये राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। धारा 55A के अंतर्गत अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त को स्वास्थ्य व सुरक्षा की देखभाल करे। अंततः स्थापित किया गया है। किस संशोधन में ये कहा गया है, ये देखते हैं। ऑप्शन 1 है दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005। ऑप्शन 2 है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा संशोधन अधिनियम 2008। ऑप्शन 3 है दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2014। ऑप्शन 4 है दंड प्रक्रिया संहिता की अधिनियम 2013। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं हम। बंदी व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्नलिखित किस धारा में उपबंधित है? तो ऑप्शन 1 है हमारा धारा 50 का में। ऑप्शन 2 है हमारा 53 का में। ऑप्शन 3 है 55 का में। ऑप्शन 4 है धारा 60 का में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा धारा 55A यानी कि का में। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं हम। निम्नलिखित मुकदमों में से किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के संबंध में विशेष मार्गदर्शन निर्देश जारी किए? सबको आना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और देखते हैं। ऑप्शन 1 है विशाखा बनाम राजस्थान सरकार। ऑप्शन A R अंतुले के मुकदमे में। ऑप्शन 3 है D.K. बसु के मुकदमे में। ऑप्शन 4 है नंदिनी सतपथी के मुकदमे में। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है D.K. बसु के मुकदमे में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की निम्न किस धारा में यह कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आज्ञापक है, यानी कि इसकी आज्ञा माननी ही होगी। तो ये किस में कहा गया है? ये ऑप्शन 1 देखते हैं धारा 51 में। ऑप्शन 2 है धारा 56 में। ऑप्शन 3 है हमारा धारा 57 में। ऑप्शन 4 है हमारा 59 में। यह है राइट आंसर इसका धारा 57 में। CRPC की धारा 57 में कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना ही होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं हम। एक व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है कितनी अवधि तक अभिरक्षा में रखा जा सकता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 है 2 दिन, ऑप्शन 2 है 3 दिन, ऑप्शन 3 है 24 घंटे, ऑप्शन 4 है 1 सप्ताह। तो इसका राइट आंसर होगा 24 घंटे। ठीक है, घुमा दिया है, क्वेश्चन वही है, बस तरीका बदल देता है कमीशन। क्वेश्चन नंबर 78, थाने का बाहर साधक अधिकारी सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जो बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए हैं किसको रिपोर्ट करेगा? ऑप्शन 1 है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, ऑप्शन 2 है आपका जिला न्यायाधीश को, ऑप्शन 3 है राज्य सरकार को, ऑप्शन 4 है जिला मजिस्ट्रेट को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जिला मजिस्ट्रेट को। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से निकल भागा हो उसका तुरंत पीछा कर सकता है और क्या कर सकता है? नंबर 1 ऑप्शन देखते हैं संबंधित थाने की सीमाओं में, ऑप्शन 2 जिले की सीमाओं में, ऑप्शन 3 है राज्य की सीमाओं में, ऑप्शन 4 है भारत के किसी भी स्थान से उसे गिरफ्तार कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 भारत के किसी भी स्थान में उसे गिरफ्तार कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बस जुरिडिक्शन ही देखेगा, अगर ऐसा मामला है तो वो भारत की किसी भी सीमा से उसको गिरफ्तार कर सकता है। न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के दिन जारी किया गया सम्मन होना चाहिए लिखित में 2 प्रतियों में, ऑप्शन 3 है 1 और 2 दोनों में, ऑप्शन 4 लिखित रूप में 2 प्रतियों में उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को हस्ताक्षरित और इस न्यायालय की मुद्रा लगी हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 लिखित रूप में 2 प्रतियों में और उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और उस न्यायालय की मुद्रा लगी हो। ठीक है, ये कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो मैंडेटरी हैं सम्मन के लिए। क्वेश्चन नंबर हम 81 देखते हैं। जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए सम्मन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान पर हो तब वह साधारणतः ऐसा सम्मन 2 प्रतियों में भेजेगा। ऑप्शन 1 है सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को, ऑप्शन 2 है इस स्थानीय अधिकारिता वाले निरीक्षक को, ऑप्शन 3 है उपरोक्त में से कोई भी, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, एक सेकेंड पूरा कर लेते हैं इसको क्वेश्चंस को। ठीक है, हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 81 का ऑप्शन 1 सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को भेजेगा। ठीक है, अगर मामला उसके स्थानीय सीमा के बाहर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, गलत उत्तर बताइए। अब ये याद रखने वाली बात है, यहाँ पे बोल रहा है गलत उत्तर बताइए, तो इसमें ये देखना है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि हम नीचे आते आते ना हमारे दिमाग से निकल जाता है कि क्वेश्चन में पूछा गया क्या था। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि आपकी मेरिट में यहीं से फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसके हम ऑप्शन देखते हैं। इसे लिखित होना चाहिए, ऑप्शन 2 है इसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, ऑप्शन 3 है इसमें न्यायालय की सील लगी होनी चाहिए, ऑप्शन 4 है इसमें अभियुक्त का नाम होना चाहिए परंतु उसका पता लिखा जाना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इसमें अभियुक्त का नाम होना चाहिए परंतु उसका पता लिखा जाना आवश्यक नहीं है। ठीक है, राइट, इसके हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। दांडिक न्यायालय यानी कि फौजदारी न्यायालय या फिर आपराधिक न्यायालय, ठीक है, द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट प्रवृत्त रहता है कब तक? 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन 2 है 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन 3 है 20 वर्ष के लिए, ऑप्शन 4 जब तक वह रद्द ना किया जाए। तो ये हमेशा याद रखना कि जब दांडिक न्यायालय यानी क्रिमिनल कोर्ट्स द्वारा जारी गिरफ्तारी के वारंट तब तक लागू रहेगा जब तक वह रद्द नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। ट्रांजिट रिमांड का क्या अर्थ होता है? ट्रांजिट रिमांड
आपको याद होगा ट्रांजिट रिमांड वह होती है जब कोई अपराधी किसी दूसरे स्टेट में पकड़ा जाता है और वहाँ की जो सपोज दैट कोई स्टेट अगर उत्तर प्रदेश है, उसका अपराधी अगर एमपी में पकड़ा जाता है, एमपी पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, तो वहाँ से जो यूपी पुलिस उसको लेके आएगी वो होती है ट्रांजिट रिमांड, जो कि एमपी मध्य प्रदेश के जो अधिकारी होते हैं वो उनको सुपुर्द करते हैं। उस चीज़ को कहते हैं ट्रांजिट रिमांड। यानी कि तो इसमें हम देखेंगे क्या अर्थ होता है। ऑप्शन 1 है एक कैदी का एक जेल से दूसरे जेल में अंतरण। दूसरा, यह आपराधिक मामले का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण। ऑप्शन 3 है यह अभियुक्त का एक राज्य की पुलिस द्वारा दूसरे राज्य में ले जाया जाना। ऑप्शन 4 है हमारा यह अभियुक्त को न्यायालय से जेल ले जाया जाना। तो ऑप्शन 3 है हमारा यह अभियुक्त का एक राज्य की पुलिस द्वारा दूसरे राज्य में ले जाया जाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में फरार व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा और संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, तो कहाँ दी गई है? ऑप्शन 1 है धारा 62 से 79 तक। ऑप्शन 2 है धारा 70 से 81 तक। ऑप्शन 3 है धारा 82 से 86 तक। ऑप्शन 4 है धारा 87 से 90 तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 धारा 82 से 86 तक। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है? तो ऑप्शन हम देखते हैं धारा 83 में। ऑप्शन 2 है धारा 82 में। ऑप्शन 3 है धारा 81 में। ऑप्शन 4 है धारा 80 में। तो इसका राइट आंसर होगा धारा 82 में उद्घोषणा जारी की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। सम्मन के स्थान पर या सम्मन के अलावा वारंट जारी करने के लिए लिखित में कारण देना आवश्यक शर्त है। तो इसका ऑप्शन 1 है क्या यह कथन सत्य है। ऑप्शन 2 है क्या यह कथन असत्य है। ऑप्शन 3 है न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। ऑप्शन 4 है इस तरह को कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। एक उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, कुर्की की तारीख से निम्न अवधि के अंदर हाजिर होने पर अपनी कुर्क संपत्ति अथवा विक्रय के शुद्ध आगमों का दावा कर सकता है। कितने टाइम के अंदर? 6 माह के अंदर। ऑप्शन 2 है 2 वर्ष के अंदर, 3 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष के अंदर ही वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, अगर हाजिर हो जाता है तो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की की जा सकती है? ऑप्शन 1 है धारा 82। ऑप्शन 2 है धारा 83। ऑप्शन 3 है धारा 84। ऑप्शन 4 है धारा 85। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा धारा 83 यानी कि ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, धारा 83। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत वह कौन सी अधिकतम अवधि है जिसमें कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां दायर करना आवश्यक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेन मेंस इंटरव्यू से, और ये मेंस में भी आप ये चीज़ डाल सकते हैं ताकि एग्ज़ामिनर जो चेक करेगा उसको ये लगेगा कि हाँ आपने फैक्चुअल चीज़ें भी याद करी हैं और उसमें आपने डाला है। तो इसका राइट आंसर होगा 6 महीने के अंदर आवश्यक है ये सारी चीज़ें करनी। क्वेश्चन 91। CRPC 1973 की निम्न में किस धारा के अंतर्गत उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए जिनके कब्जे में वे हैं सम्मन जारी किया जा सकता है? अगर कोई चीज़, कोई दस्तावेज किसी के कब्जे में है तो उसको, उस कोर्ट को अगर कोई दस्तावेज मंगवाने हैं तो सम्मन जारी करेगा। तो वो सम्मन, ये सारी प्रक्रिया है वो किस सेक्शन में दी गई है, किसके कहाँ दिया गया है? तो ये बता गया है
सेक्शन 91 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। जन प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 91 लागू नहीं होती है। कहाँ लागू नहीं होती है 91? परवादी को, साक्षी को, अभियुक्त को, एक व्यक्ति को जो ना परवादी है, ना अभियुक्त, ना साक्षी। तो ये कहाँ होगा? ये होगा अभियुक्त को। 91 की जो धारा है वो अभियुक्त पर लागू नहीं होगी, क्योंकि जब दस्तावेज होते हैं किसी कब्ज़े में तो किसी ऑफिस में भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी गार्जियन के पास भी हो सकते हैं, तो वहाँ से आप मंगवाने के लिए सम्मन भेज सकते हो। अभियुक्त को सम्मन के लिए 91 वाला लागू नहीं होगा सेक्शन, ठीक है, तो इसे याद रखना। 93, डाकघर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है? डाकघर की जो तलाशी होती है उसका वारंट कौन? जिला मजिस्ट्रेट, दीवानी न्यायालय, उच्च न्यायालय या कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है? ऑप्शन 1 है धारा 93, ऑप्शन 2 है धारा 95, ऑप्शन 3 है धारा 100, ऑप्शन 4 है धारा 105, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा धारा 93, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अंतर्गत संपहरण की घोषणा को अपास्त करने के लिए किस न्यायालय में आवेदन दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। विधि विरुद्ध निरुद्ध व्यक्ति की तलाशी हेतु तलाशी वारंट जारी करने को सशक्त है कौन? जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या उपरोक्त सभी? तो इसके उपरोक्त सभी होंगे, सभी तलाशी वारंट जारी करने के लिए सशक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से मिलती जुलती है? ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, यानी कि हैबियस कॉर्पस। तो इसको हम देखते हैं धारा 96, ऑप्शन 2 है धारा 97, ऑप्शन 3 है धारा 98, ऑप्शन 4 है धारा 99। तो कौन सी धारा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ बार बार आपके लिए। अगर ये आप माइंड में रखेंगे तो इंटरव्यू में आप अच्छे से इन क्वेश्चंस के जवाब देंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और बहुत ही टेक्निकल हैं, तो इनको देखना पड़ेगा। दोनों ही हैं, बेसिक भी लगते हैं और टेक्निकल भी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सेक्शन 97, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेट कर रहा है और रिट भी है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि सीआरपीसी में कहाँ दिया है धारा 97। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के अंतर्गत चुराई हुई संपत्ति को अभिग्रहित करने का अधिकार है पुलिस अधिकारी को, न्यायिक मजिस्ट्रेट को, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को या विशेष मजिस्ट्रेट को? तो इसमें राइट आंसर होगा पुलिस अधिकारी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्या एक मजिस्ट्रेट किसी स्थान की जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सशक्त है अपनी उपस्थिति में तलाशी के लिए जाने का आदेश दे सकता है? ऑप्शन 1 धारा 103 में, ऑप्शन 2 हाँ धारा 104 में यानी कि सीआरपीसी में, ऑप्शन 3 है नहीं, ऑप्शन 4 है हाँ धारा 105 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर होगा हाँ धारा 103 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, ठीक है, तो ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 100 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। क्या दंडिक न्यायालय यानी कि फौजदारी यानी कि क्रिमिनल कोर्ट उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज को परिबद्ध कर सकता है? कर सकता है क्या? देखिए, हाँ, ऑप्शन 2 नहीं, ऑप्शन 3 है केवल दीवानी न्यायालय परिबद्ध कर सकते हैं यानी कि सिविल कोर्ट, ऑप्शन 4 वरिष्ठ
अधिकारी की सहमति से प्रबद्ध किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा हाँ। ठीक है, हाँ, दांडिक न्यायालय उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज को प्रबद्ध कर सकता है। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। तो इसमें हमने 26 से लेकर 100 तक MCQ सॉल्व करे हैं, और ये MCQ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर क्वेश्चन आपका सेक्शन 1 से लेकर 105 तक के बीच का कोई आता है। ठीक है, मैंने आपको इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन की हैं चीज़ें। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें इंटरव्यू में बन सकते हैं मैंने वो भी किए हैं। आप एक डायरी पे या अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए, इंटरव्यू के लिए बेसिकली बनाई गई हो। ठीक है, तो आप इसमें से ये चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो हम अगली बार नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, उसमें हम आगे के सेक्शंस पढ़ेंगे CRPC के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।